हेलो बच्चों। अगर इस बार आपका भी बोर्ड का पेपर है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का जो अध्याय 12 है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज की क्लास के बाद आपका बोर्ड के पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज हम लोग एक एक थ्योरी, एक एक फार्मूले के साथ और एक एक चित्र के साथ देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। अगर पेपर में आपसे भी पूछ दे रहा है, अब पक्का पूछा ही पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पक्का पूछे ही जाते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आप लोग लिखेंगे किसी चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। देख रहे हो कितना सिंपल है। आप लोग क्या लिखना है, किसी चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में बहते हैं तो धारा उत्पन्न होती है, ठीक है बच्चों। और आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे चलते हैं, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है बच्चों, सूत्र जो होता है I = Q/T। जहाँ I होता है वो विद्युत धारा होता है। I होता है बच्चों, क्या होता है, विद्युत धारा होता है। और जो Q होता है बच्चों, Q क्या होता है आपका, विद्युत आवेश, ठीक है। और T क्या होता है, समय होता है, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को ध्यान से देख लेंगे। और बच्चों, विद्युत धारा का जो इकाई यानी यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। यानी विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में नापते हैं, ठीक है। एक एम्पियर धारा का मतलब होता है अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश बहता है तो धारा जो होती है वो 1 एम्पियर कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 एम्पियर का धारा का मतलब होता है अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश बहता है तो धारा 1 एम्पियर होती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है हमारे पास, और यहाँ से प्लस की तरफ से और ऐसे होते हुए माइनस की तरफ क्या हो रही है, धारा यहाँ पे बह रही है, ठीक है। यहाँ पे एक अमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चालक तार है, ठीक है। तो आप लोग एक बार फिगर ध्यान में रखेंगे। अगर आप लोग फिगर बना भी देते हो ना पेपर में तो वहाँ से भी नंबर उठते हैं बच्चों, ठीक है। तो फिगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब बच्चों, हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ क्या होता है, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं तो आप लोग लिखेंगे बैटरी, तार, स्विच और उपकरण को जोड़कर बना जो बंद पथ होता है वही क्या होता है, विद्युत परिपथ कहलाता है, ठीक है। बंद बंद परिपथ का मतलब क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। अभी हम बताएंगे इसको, क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, ठीक है। अगर कोई बैटरी है और बैटरी से लगा हुआ है कोई बल्ब और स्विच ऑन है तो बल्ब जलेगा, और जलेगा तो उसे ही क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सर्किट बोलेंगे, ठीक है। क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं, ठीक है बच्चों, यानी बंद परिपथ। यानी जब धारा बहती है तो बल्ब जलता है और इसी को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सर्किट यानी बंद परिपथ। सेम ऐसे ही ओपन सर्किट क्या होता है बच्चों, यानी खुला परिपथ। बैटरी से तो जुड़ा हुआ है लेकिन स्विच ऑफ है, ठीक है। तो स्विच ऑफ रहेगा तो आपको पता ही है बल्ब जलेगा नहीं। तो यानी धारा नहीं बहती है तो बल्ब नहीं जलता है, जब धारा बहेगी तभी तो बल्ब जलेगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ओपन सर्किट। आइए इसको एक डायग्राम से समझते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे बच्चों आप लोग सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, यह है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे माइनस वाला तार तो इसमें बल्ब से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो प्लस वाला जो है ना बैटरी का तार, ये है, ये जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो जब जुड़ा हुआ नहीं है इसका मतलब क्या है, ओपन सर्किट है, ठीक है। और इस फिगर में आप लोग देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर आप लोग को क्या दिख रहा होगा बच्चों कि यह प्लस वाला भी तार बल्ब से जुड़ा हुआ है और ये माइनस वाला भी क्या हुआ है, यहाँ बल्ब से जुड़ा हुआ है। तो जब बच्चों दोनों जुड़े हुए हैं तो बल्ब जल रहा है, यानी ये क्लोज्ड है। देखो ये क्लोज्ड है कि नहीं, ये पूरा क्लोज है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे क्लोज सर्किट, और ये है ओपन सर्किट, ठीक है। आई होप आप लोग को डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर क्या होता है। तो इसका परिभाषा होता है दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, ठीक है। क्या क्या होता है बच्चों फार्मूला इसका, इसका फार्मूला होता है V = W/Q, ठीक है। एक बार और डिफिनीशन आप लोग ध्यान से देखेंगे, दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसका जो सूत्र होता है V = W/Q होता है, जहाँ V का मतलब होता है बच्चों विभवांतर,
डब्ल्यू का मतलब होता है कार्य और क्यू का मतलब होता है आवेश। ठीक है, इसकी जो बच्चों इकाई होती है वो बोल्ट होती है, जिसको भी से प्रदर्शित करते हैं। एक बोल्ट का अर्थ होता है एक कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में पूछेगा कि विभवांतर किसे कहते हैं, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे फार्मूले को और परिभाषा को। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखो बच्चों, पेपर में ना कोई भी डिफिनीशन लिखना, हेडिंग जरूर डालना और सुंदर लिखना, साफ और सुंदर। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओम का नियम। ठीक है, ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम बच्चों कितनी बार पूछा है पेपर में बताने की जरूरत नहीं है, और ये पक्का पूछा ही पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, ओम का नियम, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ओम का नियम सबसे जरूरी भाग है। ठीक है, तो नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर किसी चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, यानी जो किसी भी स्थिर ताप पर किसी चालक में जो भी धारा बहती है ना बच्चों, वो उसके सिरों के जो बीच में विभवांतर लगता है उसके समानुपाती होती है, और इसका फार्मूला होता है V = ठीक है, इसका फार्मूला होता है बच्चों V = यहाँ आर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। आर का मतलब होता है प्रतिरोध होता है बच्चों। ठीक है, अभी मैं डायग्राम भी दिखा रहा हूँ आपको इसका, ये डायग्राम आप लोग बहुत अच्छे से देख लेंगे। अगर जो पेपर में आएगा ना ओम का नियम लिखने के लिए, वो तो पक्का आएगा ही आएगा। तो अगर आप लोग लिखने के बाद ये डायग्राम बनाते हो ना, तो आपका एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध, यानी रजिस्टेंस किसे बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध वह गुण है जिसके कारण कोई चालक अपने भीतर बहने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, जिसके कारण कोई चालक अपने भीतर बहने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के समय चालक के परमाणुओं से टकराव होता है, जिसके कारण धारा का प्रवाह बाधित होता है। इसी विरोध को उस चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, तो किसी चालक में विद्युत धारा जितनी कठिनाई से बहती है, वही उसका प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। ठीक है ना, वही उसकी प्रतिरोध क्षमता कहलाती है बच्चों। और जो प्रतिरोध होता है, इसका इकाई जो होता है ओम होता है। ठीक है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देख के जाएंगे पेपर में। देखो बच्चों, अगर बोर्ड में आएगा ना, तो पक्का ये चीज़ जरूर लिखना ब्लैक पेन से, कि जिस चालक का प्रतिरोध अधिक होता है उसमें विद्युत धारा कम बहती है, तथा जिसका प्रतिरोध कम होता है ना, उसमें विद्युत धारा अधिक बहती है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब बात करेंगे कि जो भी प्रतिरोध होते हैं ना, इनका संयोजन यानी इनको जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखो बच्चों, जब किसी विद्युत परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे मिलकर धारा के प्रवाह को नियंत्रित करें, तो प्रतिरोधों को जोड़ने की इस व्यवस्था को प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। प्रतिरोधों के संयोजन का उपयोग परिपथ में आवश्यकता अनुसार धारा और विभवांतर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार होता है बच्चों, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। ठीक है, और आप लोग इस पे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराऊंगा। पहले आप लोग देख लो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के फार्मूले क्या होते हैं। यहाँ पे एक लाइन ध्यान देंगे कि विभिन्न विद्युत उपकरणों में आवश्यकता के अनुसार प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। यानी बच्चों, जैसा उपकरण होगा ना, वैसा उसके तारों को जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में चाहे समांतर क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो फर्स्ट वाला है वह है श्रेणी संयोजन। ठीक है, तो इसका एक लंबा सा डिफिनीशन भी है यहाँ पे। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि विद्युत धारा के लिए केवल एक ही पथ उपलब्ध हो, तथा धारा एक एक करके सभी प्रतिरोधों से होकर गुजरती है, तो उस व्यवस्था को प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहा जाता है। इस संयोजन से सभी प्रतिरोधों से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तथा कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी सब मिला जुला के कहने का मतलब यही है कि जब भी बच्चों श्रेणी क्रम होगा, तो उसमें जो आप लोग जोड़ोगे ना, वो कैसे जोड़ोगे, सबको R1 + R2 + R3 करेंगे। ठीक है, R = R1 + R2 + R3 कर लेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं समांतर क्रम की।
अब बात करते हैं हम लोग समांतर संयोजन क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनके सिरों के बीच समान विभवांतर है और विद्युत धारा के लिए एक से अधिक पथ उपलब्ध हो, तो इस व्यवस्था को प्रतिरोधों का समानांतर संयोजन कहा जाता है। ठीक है, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर समान होता है तथा कुल प्रतिरोध प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है। ठीक है, घरेलू विद्युत प्रतिरोधों में हमेशा प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में जोड़ा जाता है। यानी जो बच्चों हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, जैसे देखते हो ना, जैसे वायरिंग किया जाता है, वो सभी कैसे होता है बच्चों, वो होता है समांतर क्रम में। ठीक है, आइए इसके फार्मूले को देखते हैं हम लोग। तो बच्चों समानांतर संयोजन का फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्रतिरोधों के लिए मान लो आर जो है समतुल्य प्रतिरोध है और R1 और R2 क्या है, अलग अलग प्रतिरोध है। तो इसको कैसे जोड़ा जाएगा, तो जब दो प्रतिरोध समान होते हैं ना, मान लो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R है। ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ा जाता है, R को 1/R इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। ठीक है, यानी इसको R1 और R2 भी कर सकते हो आप लोग, समझने के ऊपर है। यानी 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ रहे थे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 करके, और इसमें कैसे जोड़ रहे हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। इसमें बहुत ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मैं आगे कराऊंगा अभी सारे क्वेश्चन। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गति करने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की चालक के परमाणुओं से बार बार टक्कर होती है। इन टक्करों के कारण विद्युत ऊर्जा का एक भाग उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिससे चालक का तापमान क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न होने वाली इस ऊष्मा को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा धारा प्रतिरोध तथा समय पर निर्भर करती है। जितनी अधिक धारा होगी चालक उतना अधिक गर्म होगा। ठीक है, आपको पता ही है कि जितना अधिक धारा बहेगा उतना ही ज़्यादा वो गर्म होगा। ठीक है, इसी प्रकार अधिक प्रतिरोध तथा अधिक समय तक धारा प्रवाहित होने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, जूल का ऊष्मीय नियम कहता है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा धारा के वर्ग के समानुपाती तथा प्रतिरोध के समानुपाती तथा धारा के प्रवाह के समय के समानुपाती होता है। ठीक है, और बच्चों इसका जो उत्पन्न फार्मूला होता है ऊष्मा का, H यानी हीट इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है। ठीक है, H का मतलब होता है उत्पन्न ऊष्मा, I का मतलब होता है विद्युत धारा, R का मतलब होता है प्रतिरोध, और इंटू टी भी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है बच्चों। ठीक है, H हीट इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ये टी का मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए क्लास में। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए पेपर के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।